हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, इन विच ईयर डिड अर्नोल्ड बिकम प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। चलिए, आपको पता होगा इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे टीचिंग हो गया और स्कूल की मॉनिटरिंग करना, स्कूल के इंस्पेक्टर भी थे ये, और एडिटिंग भी की कई सारी मैगजीन्स की। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ईयर इन्होंने प्रोफेसरशिप की। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1857 में ये प्रोफेसर ऑफ पोएट्री हुए थे ऑक्सफोर्ड में। विच पोएम बिगिंस विद द मेंशन्ड लाइन, द सी इज कॉम टुनाइट, डॉबर बीच, थर्सिस, स्कॉलर, जिप्सी एंड सेल्फ डिपेंडेंस। डॉबर बीच जो कि इनकी एक बहुत ही यूनिक पोएम है, डॉबर बीच, वहां से शुरुआत होती है इस लाइन से, द सी इज कॉम टुनाइट। द स्कॉलर जिप्सी was inspired by which of the following? Joseph Glanville, Francis Bacon, Jeremy Taylor and John Locke। तो स्कॉलर जिप्सी जो कि एक एलिजी है, काफी लेंदी पोएम है। इसको पढ़ने के लिए आपको फुर्सत भी चाहिए होगी। कहाँ से लिया गया इसका खास तौर पे सोर्स? तो जोसेफ ग्लेनविल एक राइटर थे जिनकी एक बुक आई थी 1661 में, आई थी एक्चुअली ये 1661 में, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ये इनकी बुक आई थी 1661 में। उसमें उन्होंने एक स्कॉलर को मेंशन किया है जो कि अपनी स्टडीज छोड़ करके चला जाता है जिप्सी की सीक्रेट, जो उनकी खासियत है, आर्ट है, उसको सीखने। तो इसी पोएम में यही कहानी दिखाई गई है, तो जोसेफ ग्लैनविल से इंस्पायर है। थर्सिस इज एन एलिजी फॉर, थर्सिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट एलिजी है इनकी, जो इंग्लिश लिटरेचर में गिनी चुनी एलिजीज है उनमें से नंबर, मतलब कह सकते हैं कि टॉप में आनी चाहिए। किसके बारे में लिखी गई है? अर्थर ह्यू क्लफ के बारे में, अर्थर ह्यू क्लफ के बारे में लिखी उन्होंने एलिजी। और पीजीटी 2016 में क्वेश्चन भी आया था अर्थर ह्यू क्लफ के बारे में कि किस उम्र में उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी उम्र थी उस समय 42, एट द एज ऑफ 42 उनकी डेथ होती है अर्थर ह्यू क्लफ की। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज सबटाइटल्ड ड्रामेटिक पोएम? सोहराब एंड रुस्तम, एम्पोडोक्लिस ऑन एटना, वार्डर डेड, टेस्टामेंट, इजल्ट। तो एम्पेडोक्लीज ऑन एटना, ये बुक पोएम एक्चुअली इनकी ड्रामेटिक पोएम सब टाइटल है इसका। नाम जरूर इसका ड्रामेटिक पोएम है, लेकिन इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि इट लैक्स एक्शन, इट लैक्स एक्शन, इसमें एक्शन नहीं है पोएम में, बस नाम है ड्रामेटिक, सब टाइटल, बट ड्रामेटिक जैसा कुछ नहीं लगा क्रिटिक्स को। Sohrab and Rustam is based on which of the following? Norse legend, Greek epic, Persian epic शाहनामा एंड सेल्टिक फोकलोर। तो पर्शियन इपिक शाहनामा पर ये बेस्ड है इनकी पोएम सोहराब एंड रुस्तम, जिसमें बाप अपने बेटे को मार देता है बाय मिस्टेक। कम टू मी इन माई ड्रीम्स एंड देन बाई डे आई शैल बी वेल अगेन। बहुत अच्छी लाइन्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स नहीं है, बट लाइन्स अच्छी हैं तो कहीं पूछी भी जा सकते हैं कि मेरे सपनों में रात में आइए और दिन में मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा जैसा था। तो कहाँ से ली गई है? लॉन्गिंग से, लॉन्गिंग से ये लाइन्स है। रग्बी चैपल इज एन एलिजी फॉर whom? His father थॉमस अर्नोल्ड, अर्थर क्लफ, हिज सन और अ फेलो पोएट। तो उनके पिताजी जो कि रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, थॉमस अर्नोल्ड, उनके लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। इसकी फेमस लाइन है काफी, कोल्डली सैडली, स्टार्टिंग की लाइन है, कोल्डली सैडली डिसेंड्स, आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। ये लाइन एक बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई थी। इससे है रग्बी चैपल की फर्स्ट लाइन है ये। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर इज अ लाइन फ्रॉम विच पोएम? डॉबर बीच, डॉबर बीच से ली गई है वाली लाइन। विच
अर्नोल्ड पोएम इज कंसीडर्ड हिज सुप्रीम एलिजी। अब सुप्रीम एलिजी की बात है तो इनमें डॉबर बीच में, रग्बी चैपल और स्कॉलर जिप्सी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्सिस ही है, तो थर्सिस इज कंसीडर्ड हिज सुप्रीम एलिजी। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, पोएट्री इज criticism of life, criticism of society, mirror of imagination and echo of passions। तो criticism of life, इनकी परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है पोइट्री की, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। व्हाट इज अर्नोल्ड फेमस मेथड ऑफ जजिंग पोइट्री? हिस्टोरिकल मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, टच स्टोन मेथड और कंपैरेटिव मेथड। तो टच स्टोन मेथड इन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था, ये इज द इन्वेंटर ऑफ दिस टर्म, टच स्टोन मेथड। द टच स्टोन मेथड इज एक्सप्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें पहली बार जिक्र किया गया इस टर्म का? कल्चर एंड अनार्की, द स्टडी ऑफ पोइट्री, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। तो इसका पहली बार जिक्र किया गया था द स्टडी ऑफ पोएट्री में, स्टडी ऑफ पोएट्री में। एसेज इन क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज अपीयर्ड इन विच ईयर? 64, 65, 67, 69। किस में ये पब्लिश किया गया था पहली बार? तो 65 में, 1865 में ये आया था। कल्चर एंड अनार्की was published in which year? 1867, 69, 72, 75। कल्चर एंड अनार्की 1869 में। आप इन सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की डेट याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद करनी है आप बार बार पढ़ के याद करिएगा, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेन जो वर्क्स हैं उनका पूछा जाता है, तो कल्चर एंड अनार्की, स्टडी ऑफ पोएट्री और क्रिटिसिज्म, ये दो तीन के वर्क काफी इंपॉर्टेंट हैं। थर्सिस को भी शामिल कर लीजिएगा। कल्चर एंड अनार्की, अर्नोल्ड क्लासिफाइड सोसाइटी इनटू विच सेक्शंस? तीन टर्म्स इन्होंने दिए थे जो काफी पॉपुलर हुए हैं लिटरेरी वर्ल्ड में, सोसाइटी में भी लोगों ने उसमें काफी जिक्र किया है। कौन कौन से हैं? बार्बरियंस, फिलिस्टाइंस एंड पॉपुलेस। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बार्बरियंस, फिलिस्टाइंस एंड पॉपुलेस। कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड said in the world comes from essays in criticism, culture and anarchy, literature and dogma, friendships, garland। किससे आया है ये वर्क? कल्चर एंड अनार्की से। अच्छा, अनार्की का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहें तो अराजकता। जब हर तरफ कोई सिस्टम ना हो, खत्म हो जाए, जैसे आजकल नेपाल में चल रहा है, सोशल मीडिया पे बैन की वजह से पूरे देश में अनार्की फैली हुई है, एकदम सिस्टम को लोग मान नहीं रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं के, उनके मतलब अमीर लोगों के होटल्स, बिजनेस मॉल्स और न जाने क्या क्या महल वगैरह सब जला दिए गए। On translating Homer was published in which year? 1851, 57, 61 and 63। कब आई थी? 1857 में। जब हमारे यहाँ कभी हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे होंगे, सोचिए हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है इंडिया का, वो 1857 में ही हुआ था। तब यहाँ पर ये इन्होंने पब्लिश किया था अपने इंग्लैंड में ये वर्क। लिटरेचर एंड डॉगमा was published in which of the following? 1869, 1873, 1875, 1878। तो ये पब्लिश हुआ था 1873 में। चार पांच वर्क को आप एक क्रोनोलॉजी इनकी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी है वो पूछ ली जाती है पीजीटी एग्जाम में भी और यूजीसी नेट में तो पूछी ही जाती है, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अर्नोल्ड्स प्रोज स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डॉगमेटिक, कन्वर्सेशनल एंड अर्बन, हार्श एंड पोलेमिकल एंड आर्केक। तो ये कन्वर्सेशनल एंड अर्बन इनका स्टाइल माना जाता है। परिष्कृत, अर्बन का मतलब क्या है? डिसेंट, परिष्कृत। द स्टडी ऑफ पोएट्री, अर्नोल्ड डिक्लेयर्ड दैट रिलीजन वुड बी रिप्लेस्ड बाय। कभी धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म की जगह कौन लेगा? साइंस, पॉलिटिक्स, पोएट्री और फिलोसफी। तो पोएट्री जो है वो धर्म का स्थान ले लेगी, ऐसा इनका मानना है। द स्टडी ऑफ पोएट्री में ऐसा ही बोलते हैं। Which Arnold phrase became central to Victorian criticism? Sweetness and light, sublime and beautiful, disinterestedness and negative capability। तो स्वीटनेस एंड लाइट ये इनका फ्रेज है जो कि पॉपुलर हुआ विक्टोरियन लिटरेचर में। अर्नोल्ड बोरोड द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट, ये इनका खुद का नहीं था। अच्छा, फिलिस्टाइंस जो टर्म है वो भी इनका खुद का नहीं था, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे अगले आने वाले क्वेश्चंस में कहाँ से लिया था इन्होंने। होमर, एरिस्टोटल, जोनाथन स्विफ्ट,
तो जोनाथन स्विफ्ट से इन्होंने ये टर्म उधार लिया था, स्वीटनेस एंड लाइट। The best poetry is characterized by high seriousness. This idea is from which of the following work? The function of criticism, the study of poetry, literature and dogma, essays in criticism. किससे लिया गया है? तो स्टडी ऑफ पोएट्री से, स्टडी ऑफ पोएट्री। The phrase Philistines in Arnold criticism refers to which class? Refers की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर इट। द एरिस्टोक्रेसी, द मिडिल क्लास, द वर्किंग क्लास, द क्लर्जी। तो ये द मिडिल क्लास जो होता है उसको फिलिस्टाइंस से उन्होंने संबोधित किया था। ये लोग ऐसे होते हैं फिलिस्टाइंस, इनके हिसाब से जो अपोज करते हैं, किस किस को अपोज करते हैं? पहले तो अपोज करते हैं ये कल्चर को, दूसरा अपोज करते हैं ये लोग न्यू आइडियाज को ये अपोज करते हैं, तीसरा ये अपोज करते हैं कोई भी न्यू इन्वेंशन वगैरह हो उसको भी ये पसंद नहीं करते। कुल मिला के जो भी नई नई चीजें आती हैं, ये सारे के सारे लोग कैसे होते हैं? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव, एकदम अपनी दुनिया में खोए हुए, कोई भी नई चीज को स्वागत नहीं करेंगे, फिलिस्टाइंस। अब मैं आपको बताता हूँ ये टर्म एक्चुअली आया कहाँ था। ये टर्म जर्मनी में इन्वेंट किया गया था स्टूडेंट लैंग्वेज में, और वहां इसको कहा जाता था फिलिस्टर। फिलिस्टर टर्म इस्तेमाल होता था उन लोगों के लिए जो कि इंटेलेक्चुअलिटी या लॉजिक या सब चीजों के विरुद्ध हुआ करते थे, तो फिलिस्टर कहा जाता था। वहां से ये टर्म उठ करके फिलिस्टाइंस में कन्वर्ट हुआ, जो कि इन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म में इस्तेमाल किया है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। द फ्रेज इटर्नल नॉट ourselves that makes for righteousness is Arnold's definition of poetry, God, faith, criticism। तो ऐसा इन्होंने बोला है गॉड के बारे में। इटर्नल मतलब जो हमेशा सर्वव्यापी रहे, हमेशा रहे। नॉट ourselves मतलब हम लोग नहीं है जो कि कर्तव्य परायणता की तरफ हैं, वो कौन बनाता है? भगवान, गॉड। T.S. Eliot criticized Arnold's view of poetry as a dangerous substitute for religion, the most accurate criticism, the essence of culture and valid philosophy। तो जब उन्होंने कहा था कि पोएट्री कभी रिलीजन को रिप्लेस करेगी, तो ये बात टी.एस. इलियट को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि टी.एस. इलियट अपने आप को एक रिलीजियस राइटर मानते थे। F.R. Lewis regarded Arnold as the father of practical criticism, a cultural critic, not a literary critic, the greatest critic of the 19th century, a false prophet of humanism। तो उन्होंने बोला है कि ये कल्चरल क्रिटिक थे, लिटरेरी क्रिटिक कम थे, कल्चरल ज्यादा थे। जैसे कि टी.एस. इलियट का मानना था ज्यादातर सोसाइटी रिलीजन पे ज्यादा फोकस करते थे, वैसे ही अर्नोल्ड का फोकस था, ऐसा F.R. लेविस ने नोटिस किया। अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड इन्फ्लुएंस्ड रिचर्ड्स, इलियट, लेविस एंड ऑल ऑफ द अबव। इन सबको इन्फ्लुएंस किया। इलियट भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन बुराई करने में नंबर एक थे टी.एस. इलियट, तो उन्होंने थोड़ी सी बुराई, या हम बुराई नहीं कहना चाहिए, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिक्स से कोई क्रिटिसाइज किया करते थे औरों को। हु कॉल्ड अर्नोल्ड द प्रोफेट ऑफ कल्चर? जॉन मॉर्ली, मैथ्यू प्रायर, वॉल्टर पेटर एंड थॉमस कार्लाइल। तो जॉन मॉर्ली ने कहा है प्रोफेट ऑफ कल्चर, प्रोफेट ऑफ कल्चर। Arnold's emphasis on high seriousness influenced especially Victorian poets, modernist poets, historians and religious thinkers। विक्टोरियन पोइट्स से उनको काफी प्रभावित किया था इस टर्म ने, हाई सीरियसनेस ने। Who described Arnold as the most important writer between Wordsworth and T.S. Eliot? किसने कहा है? ट्रिलिंग, ब्लूम, सेंट्सबरी एंड लेविस। तो लायनल ट्रिलिंग ने कहा है ऐसा कि टी.एस. इलियट वर्ड्सवर्थ में बीच में जो युग था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे मैथ्यू आर्नोल्ड। Arnold's notion of Philistinism was later popularized by मैथ्यू पैरिश, जॉर्ज ऑरवेल, टी.एस. इलियट एंड F.R. लेविस। तो जॉर्ज ऑरवेल काफी इस शब्द से प्रभावित हुए, और उन्होंने इसको अपने अलग जो निबंध थे, 2-3 निबंध लिखे उन्होंने, इन्होंने इस्तेमाल किया था। इनका एक निबंध आया था 1941 में, 1941 में एक ऐसे लिखा था। फिर इन्होंने लिखा था एक 1946 में। इन दोनों एसेस में इस टर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया था। एक का नाम था लायन एंड यूनिकार, और दूसरा जो था प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर, जो लिखा था 1946 में, इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है।
तो इसमें भी उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया, ठीक उसी सेंस में जिस सेंस में मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला हुआ है कि ऐसे लोग जो कि नफरत करते हैं इंटेलेक्चुअलिटी से, लॉजिक से, न्यू आइडियाज से, उनके बारे में। Arnold's stress on disinterestedness in criticism parallels which scientist attitude. Charles Darwin, Thomas Huxley, Albert Einstein and Isaac Newton. तो थॉमस हक्सले से काफ़ी कुछ मिलता-जुलता है इस थियरी में। अभी एक्चुअली है क्या डिसइंटरेस्टेडनेस? एक तो टर्म होता है इंटरेस्टेडनेस जो कि हम सब जानते हैं। जैसे हम कहते हैं किस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, और इसी में जोड़ दिया उन्होंने डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब क्या हो गया? तो हम इसके हिसाब से तो यही समझेंगे कि जिसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन नहीं। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब यह है कि क्रिटिसिज्म में जब कोई क्रिटिक फ्री हो जाए, किन चीज़ों से? फ्री ऑफ प्रेजुडिस। जब वो कुछ पहले से सोच के ना आए, जैसे मान लो जिस राइटर को पसंद नहीं करता उसके बारे में बुरा-बुरा सोच के ना आ जाए, और बायसनेस से फ्री रहे, अपने आप को बायस ना करे किसी के प्रति, और तीसरा अपना पर्सनल मोटिव ना ढूँढे किसी की रचनाओं में। तो वो जो क्रिटिसिज्म होगी वो फुली डिसइंटरेस्टेडनेस से भरी हुई होगी, और यही एक सही तरीका है क्रिटिसिज्म का, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना था। और ये वाला जो टर्म है इन्होंने दिया किसमें था? ये इनका एक वर्क था 1865 में आया था, जो 1865 में, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इनका वर्क था। एट प्रेजेंट टाइम, आप बस बोल दिया मैंने एट प्रेजेंट टाइम, उसमें ये टर्म इन्होंने दिया था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, 1865। Arnold's poetry is often described as poetry of nature, poetry of melancholy, poetry of the sublime, poetry of faith, poetry of melancholy। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, अगर पूछा जाए कि अर्नोल्ड्स मेलनकली मैचेस विद विच पोएट, कौन से पोएट से मैच करती है, तो उसका आंसर है टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मेलनकली थॉट्स और इनकी आपस में मैच करती हैं। The grand style arises in poetry when a noble nature, poetically gifted, treats with simplicity or with severity a serious subject. This is from, कहाँ से इन्होंने परिभाषा दी है ग्रैंड स्टाइल की? ग्रैंड स्टाइल की परिभाषा इन्होंने दी है प्रेफस टू पोएम्स में। सी वाला ऑप्शन सही है, प्रेफस टू पोएम्स 1853 में। अर्नोल्ड्स असेसमेंट ऑफ चौसर, father of English poetry, charming but not of high seriousness, grand and sublime and romantic rebel। तो इनका एक टर्म काफ़ी पॉपुलर माना जाता है कि उन्होंने बोला है कि चौसर, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, नीट जैसे एग्ज़ाम में, चौसर लैक्ड, कमी थी उनके अंदर, किस बात की? हाई सीरियसनेस। इतना यहाँ से पढ़ लीजिएगा, चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। Arnold influenced which American poet critic strongly? T.S. Eliot, Ezra Pound, Matthew Trilling and Lionel Trilling। तो लॉयनल ट्रिलिंग को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रभावित किया था, ये क्रिटिक थे इनके। Arnold's famous metaphor for modern life was darkling plain, brave new world, sea of troubles and hollow man। सी ऑफ ट्रबल्स बोला है इन्होंने लाइफ को, मॉडर्न लाइफ को। Which concept did Arnold introduce to distinguish between intellectual and spiritual life? Culture versus Philistinism, Hellenism versus Hebraism, critical criticism versus creativity and classical versus romantic। तो हेलेनिज्म वर्सेस हिब्रिज्म कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल के बीच में। Which Arnold poem best exemplifies his sense of modern melancholy? The Scholar Gypsy, Dover Beach, Thyrsis, and Empedocles on Etna। The Dover Beach is the poem which best describes his melancholic tone। Arnold's idea of the best that has been thought and said in the world is a definition of, किस चीज की डिफिनेशन की है उन्होंने? पोइट्री, कल्चर, क्रिटिसिज्म, लिटरेचर। तो उन्होंने यहाँ पर बात की है कल्चर की। कल्चर की बात इन्होंने बहुत ज्यादा की है, इसी वजह से एफ आर लेविस ने इनको क्या बोला है? क्रिटिक ऑफ कल्चर, कल्चरल क्रिटिक, नॉट लिटरेरी क्रिटिक। अर्नोल्ड्स टच स्टोन मेथड वाज इंटेंडेड, किस लिए बनाया था इन्होंने? पॉलिटिकल स्पीचेस के लिए, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए, इवेल्युएटिंग पोइट्री एंड रिलीजियस राइटिंग। तो इवेल्युएटिंग पोइट्री के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन ये वाला टर्म भी अच्छा है,
इवैल्यूएटिंग करनी थी, लेकिन कैसे करनी थी? इन ए कंपैरेटिव वे, एक कंपैरेटिव वे में करनी थी। इनका मानना है कि पुराने जो ग्रेट राइटर्स हैं, वहाँ से आप कुछ उठा लीजिए 1-2 लाइन और मॉडर्न राइटर से कंपेयर करिए। तो दिस इज़ कॉल्ड टचस्टोन मेथड। The subtitle of Empedocles on Etna is a dramatic poem. A dramatic poem. Arnold was influenced by which German poet critic in his concept of culture? Goethe, Schiller, and Heine and Lessing. तो गोथा इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। Who called Arnold the apostle of culture? अब देखिए, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, प्रोफेट ऑफ कल्चर किसने कहा था और अपोस्टल ऑफ कल्चर, दोनों का अलग अलग आंसर है। तो लायनल ट्रिलिंग ने बोला है द अपोस्टल ऑफ कल्चर, और प्रोफेट ऑफ कल्चर बोला है किसने? फॉर लेविस ने। लेविस ने कहा, किसने कहा? देख लेंगे थोड़ा पीछे। प्रोफेट ऑफ कल्चर, सॉरी, जॉन मॉर्ली ने कहा है। देखना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे मौके पर ही हम अच्छे से याद कर सकते हैं। जॉन मॉर्ली ने कहा है प्रोफेट ऑफ कल्चर, और अपोस्टल ऑफ कल्चर कहा है लायनल ट्रिलिंग ने। Arnold was deeply concerned with the decline of Christianity, classical learning, romantic imagination, political order. तो धार्मिक काफी थे ये, और क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन जो मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा था उस समय, तो उसके बारे में काफी कंसर्न थे। Arnold was one of the first to use the phrase, पहला फ्रेज, पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी पोइट्री की डिफिनीशन में। अर्नोल्ड्स पोएम रग्बी चैपल इज एन एलिजी फॉर, उनके पिता के लिए लिखी गई है, हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड। आई थिंक 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, एक रिवाइज हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई विल डेफिनेटली अवॉइड रिपीटिशन। हु क्रिटिसाइज्ड अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड एज टू नैरो एंड सब्जेक्टिव? फिर से बात आ गई है क्रिटिसिज्म की, और इलियट शामिल है, तो आंख बंद करके आप इलियट को चुन लीजिए। इलियट ने तारीफ भी की है इस मेथड की, लेकिन ये भी बोल दिया है कि इट्स टू नैरो एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सनल, कि अर्नोल्ड ने अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से इस मेथड को इन्वेंट किया, इलियट ने कहा है। तो दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चन मैथ्यू अर्नोल्ड से। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।